हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय यूपीएससी जर्नल। हम कर रहे हैं फ्री एनसीईआरटी सीरीज, जिसमें आज हम करने वाले हैं हिस्ट्री एनसीईआरटी क्लास 10 चैप्टर नंबर 3। चैप्टर का नाम है द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड और इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे अबाउट द हिस्ट्री ऑफ ग्लोबलाइजेशन और देखेंगे कैसे द वर्ल्ड गॉट कनेक्टेड ओवर सेंचुरीज। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, तो चलो फिर इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। शुरू करेंगे विद द वेरी बेसिक क्वेश्चन कि ग्लोबलाइजेशन होता क्या है, बिकॉज उसी के बारे में हम इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। तो ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है इंटीग्रेशन ऑफ इकोनॉमी, सोसाइटीज एंड कल्चर, यानी कि अलग अलग जगह, अलग अलग कंट्रीज के इकोनॉमी, सोसाइटीज और कल्चर का इंटीग्रेशन, उनका आपस में मिक्स होना, ब्लेंड होना। और ये जो इंटीग्रेशन है ये होता किसकी वजह से है? सो दिस इज थ्रू द ग्लोबल नेटवर्क ऑफ ट्रेड, कम्युनिकेशन, इमिग्रेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, तो यही हो गया ग्लोबलाइजेशन, यानी कि जब ट्रेड की वजह से, इमिग्रेशन की वजह से, ट्रांसपोर्टेशन या कम्युनिकेशन की वजह से एक जगह का कल्चर, वहाँ का ट्रेडिशन, वहाँ की सोसाइटीज दूसरी जगह के साथ इंटीग्रेट करेंगी। ठीक है, सो दिस इज ग्लोबलाइजेशन। नाउ इन दिस चैप्टर वी विल ट्रेस द हिस्ट्री ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन की हिस्ट्री पढ़ेंगे और देखेंगे कैसे अलग अलग फैक्टर्स जैसे कि ट्रेड, माइग्रेशन, कॉलोनाइजेशन एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हैव इंटरकनेक्टेड द वर्ल्ड ओवर सेंचुरीज। कैसे इन सारे फैक्टर्स की वजह से ही जो वर्ल्ड है वो ओवर द सेंचुरीज इंटरकनेक्ट हुआ। ठीक, तो शुरू करेंगे विद द प्री मॉडर्न वर्ल्ड। इसमें सबसे पहले पढ़ेंगे अबाउट द सिल्क रूट। तो ये क्या थे? ये थे नेटवर्क ऑफ ट्रेड रूट्स जिनके थ्रू ट्रेड हुआ करती थी और ये कनेक्ट करते थे एशिया को विद यूरोप एंड नॉर्दर्न अफ्रीका। अब यहाँ पर ट्रेड किस चीज़ की होती थी? तो बहुत सारे अलग अलग गुड्स का एक्सचेंज होता था, जैसे कि सिल्क जो कि चाइना से ट्रांसफर होती थी, स्पाइसेस जो कि इंडिया से ट्रेवल करते थे, एंड प्रेशियस मेटल्स, यानी कि जब ये लोग ये अपने प्रोडक्ट्स वहाँ प्रोवाइड करते थे तो इनके रिटर्न में इनको गोल्ड या फिर अलग अलग मेटल्स जो थे वो मिला करते थे। इट ऑल्सो इनेबल्ड कल्चरल एक्सचेंज, यानी कि सिर्फ ये जो एक्सचेंज था ये गुड्स तक लिमिटेड नहीं था, कल्चर का भी एक्सचेंज हो रहा था बिकॉज ऑफ दीज ट्रेड रूट्स। फॉर इंस्टेंस जो बुद्धिज्म था इट स्प्रेड फ्रॉम इंडिया टू अदर पार्ट ऑफ एशिया थ्रू दीज ट्रेड रूट्स ओनली। ठीक है, तो ये जो रूट्स थे ये सिर्फ सामान ट्रांसफर करने के लिए नहीं थे, इनके थ्रू जो कल्चर था वो भी एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल कर रहा था। जैसे कि एग्जांपल के लिए इसमें बताया गया है अबाउट बुद्धिज्म जो कि इंडिया से एशिया के दूसरे पार्ट में पहुंचा थ्रू दीज ट्रेड रूट्स ओनली। नेक्स्ट इज टाइम फ्रेम। तो ये जो सिल्क रूट था ये एग्जिस्ट करता था बिफोर क्रिश्चियन एरा से एंड ये एग्जिस्ट करता रहा टिल द 15th सेंचुरी। नेक्स्ट, अब ये तो हमने देख लिया अबाउट द गुड्स कि कैसे सामान और कल्चर जो था वो ट्रांसफर कर रहा था, बट इसके अलावा द फूड वाज आल्सो ट्रेवलिंग, यानी कि जो खाना था, जो फूड आइटम्स थे वो भी एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल कर रहे थे। जैसे कि एग्जांपल के लिए वी हैव स्पैगेटी एंड पोटैटो। तो हम ये भी कह सकते हैं कि जो ट्रेड रूट्स थे दे लेड टू द इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू क्रॉप्स, जैसे कि पोटैटो, मेज, टोमेटोज, चिलीज एंड स्वीट पोटैटोज। ये अलग अलग पार्ट्स में इंट्रोड्यूस हुए थे थ्रू एक्सप्लोरेशन एंड कॉलोनाइजेशन, यानी कि पहले ये जो फूड आइटम्स हैं ये हर जगह अवेलेबल नहीं थे, हर जगह ग्रो नहीं किए जाते थे, नॉट इवन इन इंडिया। ये ट्रेवल किए, इंडिया पहुंचे और दूसरे पार्ट्स में पहुंचे, किसकी वजह से? ड्यू टू कॉलोनाइजेशन एंड एक्सप्लोरेशन। एक तो अलग अलग जगह कॉलोनाइजेशन हो रहा था और दूसरा कुछ लोग थे जो कि एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल किया करते थे बिकॉज दे वर एक्सप्लोरिस्ट, उन्हें अलग अलग जगह एक्सप्लोर करनी होती थी। सो विद दिस जो फूड आइटम्स थे दे वर आल्सो ट्रेवलिंग। दीज क्रॉप्स ओरिजिनेटेड इन अमेरिका। ये जो सारे ही ऊपर हमने क्रॉप देखे ये ओरिजिनेट हुए थे इन अमेरिका एंड दे वर अननोन टू द पीपल ऑफ यूरोप एंड एशिया। यूरोप और एशिया के लोगों को इन क्रॉप्स के बारे में कुछ पता ही नहीं था, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये इंडिया में भी एग्जिस्ट नहीं करते थे इनिशियली बिफोर द 16th सेंचुरी। अब देखो फूड आइटम्स में भी हमें कल्चरल एक्सचेंज देखने को मिला। कैसे कि जो नूडल्स थी जो कि चाइना से थी, जब वो वेस्ट पहुंची तो वहां पर ये बन गई इटालियन स्पैगेटी। ठीक, तो ये क्या था? ये कल्चर की वजह से चेंज हुआ, नूडल्स टर्न इनटू स्पैगेटी। ठीक, तो ये था कल्चरल एक्सचेंज। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अबाउट कॉन्क्वेस्ट, डिसीज एंड ट्रेड। तो देखो जब एक इंसान एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल कर रहे थे तो वो अपने साथ फूड आइटम्स ले जा रहे थे, अलग अलग गुड्स ले जा रहे थे, कल्चर लेके जा रहे थे, बट साथ में डिसीजेस भी तो जाएंगी। अगर एक इंसान को कोई डिसीज है एंड ही ट्रेवल तो ये पॉसिबिलिटी है कि वो डिसीज भी स्प्रेड हो जाए, राइट? तो सबसे पहले हम देखेंगे यूरोपियन एक्सप्लोरेशन। सो अमेरिका की डिस्कवरी की थी क्रिस्टोफर कोलंबस ने इन 1492 और इसके साथ ही नए नए ट्रेड रूट्स ओपन हो गए थे और साथ में इट लेड टू द कॉलोनाइजेशन ऑफ अ वास्ट टेरिटरी बाय यूरोपियंस। ठीक है, तो ये हुआ आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ अमेरिका। साथ में बहुत सारे डिसीजेस भी इंट्रोड्यूस हुए, जैसे कि जो यूरोपियंस थे वो अपने साथ लेकर आए स्मॉल पॉक्स। अब जो यूरोपियंस थे उनका तो इम्यून सिस्टम वाज ट्रेन्ड अगेंस्ट दिस डिसीज, बट जो अमेरिकन्स थे वो अभी तक सारे ही वर्ल्ड से अलग थे, कनेक्टेड नहीं थे, तो उनका इम्यून सिस्टम इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं था। तो जब ये स्मॉल पॉक्स अमेरिका पहुंचा तो वहां पर बहुत सारे लोगों की डेथ हुई बिकॉज ऑफ दिस डिसीज, क्योंकि उनकी जो इम्यूनिटी थी वो काफी वीक थी। ठीक, तो ये हुआ बिकॉज ऑफ डिसीजेस। नाउ नेक्स्ट इज शिफ्ट इन ट्रेड सेंटर्स। तो देखो विद द कॉलोनाइजेशन ऑफ अमेरिकन्स द रीडायरेक्शन ऑफ ट्रेड रूट्स, यूरोप एमर्ज्ड एज अ सेंटर ऑफ वर्ल्ड ट्रेड। अब देखो यूरोपियंस अमेरिका पहुंच चुके थे, अमेरिका वाज एक्सप्लोर्ड, नए नए ट्रेड रूट्स बन रहे थे और इसके साथ ही क्या हुआ, जो यूरोप था वो बन गया सेंटर ऑफ वर्ल्ड ट्रेड। यानी कि अभी तक इंडिया और चाइना जो कि लीड कर रहे थे इन ट्रेड विच वर प्रीवियसली वेरी प्रॉस्पेरस, नाउ वो डिक्लाइन एक्सपीरियंस कर रहे थे और जो उनका ग्लोबल इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस था वो कम हो रहा था बिकॉज ऑफ यूरोप जो कि एक नया सेंटर ऑफ वर्ल्ड ट्रेड बन रहा था। ठीक, नेक्स्ट अब हम डिस्कस करेंगे अबाउट द 19th सेंचुरी, दैट इज फ्रॉम 1815 टू 1940।
तो यहाँ पर वर्ल्ड इकोनॉमी एक अलग शेप लेती है। क्यों? सबसे बड़ा रीजन था पॉपुलेशन ग्रोथ एंड फूड डिमांड। इस टाइम पर जो पॉपुलेशन थी वो रैपिडली ग्रो हुई इन यूरोप और इसकी वजह से वहाँ पर फूड डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी। अब फूड डिमांड बढ़ रही थी तो लोगों का प्रोडक्शन बढ़ रहा था, इंपोर्ट बढ़ रहा था, बट जो गवर्नमेंट थी वो चाहती थी टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ लोकल प्रोड्यूसर्स। तो उन्होंने एक लॉ इंट्रोड्यूस किया जिसका नाम था कॉर्न लॉ। इस लॉ के बाद इंपोर्ट पर रेस्ट्रिक्शन लगा दिए गए थे ऑन इंपोर्ट ऑफ क्रॉप या फिर अदर ग्रेन्स, जिससे कि जो लोकल प्रोड्यूसर्स है वो अपना प्रॉफिट में रहें। बिकॉज अगर हम इंपोर्ट करेंगे तो वो कंपैरेटिवली चीप होगा, तो जो वहाँ के प्रोड्यूसर्स थे उनका कोई प्रोड्यूस नहीं खरीदेगा। बट इवेंचुअली जब इससे लोगों को बहुत ज़्यादा इश्यूज होने लगे, सो दिस लॉ वाज अबॉलिश्ड इन 1846 और इसके बाद जो इंपोर्ट्स थे वो अलाउ कर दिए गए थे। और इंपोर्ट के बाद क्या हुआ कि एक तो चीप फूड आने लगा, इससे जो वहाँ के इंडस्ट्रियलिस्ट थे, जो अर्बन ड्वेलर्स थे, उनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट हुआ। ठीक, तो ये हमने पढ़ लिया अबाउट कॉर्न लॉ और उसके एबॉलिशन के बारे में। नेक्स्ट, ग्लोबल एग्रीकल्चर एक्सपेंशन। तो जब पॉपुलेशन बढ़ रही थी तो ग्लोबली हर जगह पर जो एक्सपेंशन था एग्रीकल्चर का वो हमें देखने को मिला। टू मीट द फूड डिमांड्स ऑफ इंडस्ट्रियल यूरोप, लैंड्स वर बीइंग क्लियर्ड एंड कल्टिवेटेड इन रीजन्स लाइक अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया एंड पार्ट्स ऑफ एशिया। यहाँ पर भी जो लैंड थी उसे बहुत ही लार्ज स्केल पर क्लियर किया जा रहा था और उसे कन्वर्ट किया जा रहा था इनटू कल्टिवेटेड लैंड, ताकि जो यूरोप की इंडस्ट्रियल पॉपुलेशन की जो फूड डिमांड है वो सेटिस्फाई की जा सके। इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप किए जा रहे थे, जैसे अलग अलग जगह रेलवेज बन रहे थे, पोर्ट्स बन रहे थे। क्यों? क्योंकि जब आप फूड ग्रेन ग्रो कर लोगे तो उनको आपको वहां तक पहुंचाना भी पड़ेगा, ट्रांसफर भी करना पड़ेगा, और जितना अच्छा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होगा उतना बढ़िया आप ये चीज कर पाओगे। ठीक है, सो दिस विल फैसिलिटेट द ट्रेड। तो ये हमने देख लिया अबाउट ग्लोबल एग्रीकल्चरल एक्सपेंशन। नेक्स्ट, टेक्नोलॉजी का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल था ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड। अलग अलग इनोवेशंस हमें देखने को मिले, जैसे कि 19th सेंचुरी में टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुए बहुत ही ज्यादा, जिसमें डेवलपमेंट हुआ ऑफ रेलवेज, स्टीम शिप्स एंड टेलीग्राफ। नेक्स्ट, अब इन इनोवेशंस का इम्पैक्ट क्या था? तो एक तो जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट थी वो काफी ज्यादा कम हो गई, रिड्यूस हो गई, टाइम वाज आल्सो रिड्यूस एंड द मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड पीपल बिकेम फास्टर। यानी कि अब जो सामान था वो जल्दी पहुंचाया जा सकता था, साथ में अगर लोगों को भी ट्रैवल करना था तो अब वो बहुत जल्दी ट्रैवल कर पा रहे थे कंपेयर टू बिफोर। दे प्लेड अ क्रूशियल रोल इन इंटीग्रेटिंग ग्लोबल मार्केट्स एंड इकोनॉमीज। और इसी तरह ये जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की वजह से रेलवेज बने, पोर्ट्स बने, इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया इन इंटीग्रेटिंग ग्लोबल मार्केट एंड इकोनॉमीज। नेक्स्ट, अब हम पढ़ेंगे अबाउट रिंडरपेस्ट, जो कि एक कैटल प्लेग थी। ये हमें देखने को मिली इन अफ्रीका इन 1890s। ये एक कैटल डिसीज थी जो कि आई थी फ्रॉम एशिया एंड इट स्प्रेड इन अफ्रीका एंड इट लेड टू डिवास्टेटिंग लाइफ स्टॉक पॉपुलेशन। यानी कि जो लाइफ स्टॉक की पॉपुलेशन थी वो बहुत ही ज्यादा फॉल की ड्यूरिंग दिस टाइम बिकॉज ऑफ दिस प्लेग। अब इस वजह से जो वहाँ के लोग थे द अफ्रीकन्स, उनकी लाइफ पर, उनके लाइवलीहुड पर बहुत ही नेगेटिव इंपैक्ट जो था वो देखने को मिला। द लॉस ऑफ कैटल लेड टू फेमाइंस एंड वीकेंड अफ्रीकन सोसाइटीज। ठीक है, जो अफ्रीकन सोसाइटीज थी जो कि स्ट्रॉन्ग थी, इनके ऊपर डिपेंडेंट थी, नाउ दे आर बिकमिंग वीक, क्योंकि जो इनका एक सोर्स था ऑफ लाइवलीहुड अब वो बहुत ही ज्यादा ड्यू टू दिस फेमाइन उनकी डेथ हो गई थी, उनकी पॉपुलेशन रैपिडली फॉल कर रही थी, मेकिंग देम मोर ससेप्टेबल टू यूरोपियन कॉलोनीज। नेक्स्ट, अब हम पढ़ेंगे अबाउट इंडेंजर्ड लेबर माइग्रेशन। तो ये क्या था? तो डेफिनेशन सबसे पहले समझो, ये एक सिस्टम था जिसमें इंडिविजुअल्स एंटर्ड इनटू कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ वर्क। जो इंडिविजुअल थे वो एक वर्क का कॉन्ट्रैक्ट में आते थे फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड, जैसे कि 5 साल या 10 साल, जिसमें उन्हें अपनी जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता था। वहां पर उनसे कहा जाता कि आप काम करोगे एंड इसके एक्सचेंज में आपको मिलेगा पैसेज ऑफ न्यू लैंड्स। ठीक है, बट जो इनसे प्रोमिस किए जाते थे, जैसा इन्हें बताया जाता था, चीजें इवेंचुअली वैसे टर्न आउट नहीं करती थी वहां जाने के बाद। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें अबाउट इंडियन लेबर्स, तो बहुत सारे इंडियंस थे जो कि गए थे इन प्लांटेशन वर्क इन कैरिबियन, फिजी एंड मॉरिशस और अलग अलग और दूसरी कॉलोनीज में भी। बट वहां जाकर जब इन्होंने देखा कंडीशंस को, तो वहाँ की वर्किंग कंडीशंस बहुत ज्यादा खराब थी, बहुत ज्यादा हार्श थी एंड द सिस्टम वाज आल्सो वेरी एक्सप्लॉइटेटिव। सो यानी कि इनिशियली जैसा इन्हें बताया गया था चीजें वैसी टर्न आउट नहीं कर रही थी। नेक्स्ट, इंडियन एंटरप्रेन्योर्स अब्रॉड। तो बहुत सारे इंडियन बिजनेसमैन भी थे जो कि बाहर जाकर अच्छा खासा बिजनेस, अच्छा खासा ट्रेड कर रहे थे। फॉर एग्जाम्पल इंडियन ट्रेडर्स एंड मनी लेंडर्स लाइक शिकारीपुरी श्रॉफ्स एंड नट्टुकोटई चेट्टियार्स। ये लोगों ने अपना बिजनेस स्टैब्लिश किया था इन साउथ ईस्ट एशिया एंड अफ्रीका। सो दे प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन ग्लोबल ट्रेड नेटवर्क्स ऑफ दैट टाइम। इनका ये बिजनेस बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया इन द ग्लोबल नेटवर्क ऑफ दैट टाइम। ठीक है, तो ये थे कुछ इंडियन बिजनेसमैन। नेक्स्ट, इंडियन ट्रेड और कॉलोनियलिज्म की बात करें तो इंडिया एक एक्सपोर्टर बन गया था ऑफ रॉ मटेरियल। पहले क्या होता था, इंडिया से फिनिश्ड गुड प्रोडक्ट चाहते थे टू ब्रिटिश, बट धीरे धीरे ओवर द टाइम ये चीज चेंज हो गई। अब इंडिया बन गया था रॉ मटेरियल का सप्लायर, यानी कि यहाँ से क्या एक्सपोर्ट होता था, रॉ मटेरियल जैसे कि कॉटन, जूट एंड इंडिगो टू ब्रिटिश इंडस्ट्रीज। वहाँ पर ये मैन्युफैक्चर होता था और उसके बाद वो लोग इसे इंडिया एक्सपोर्ट करते थे। फिनिश्ड गुड फ्रॉम ब्रिटेन वाज सोल्ड इन इंडियन मार्केट्स। अब वहां से फिनिश प्रोडक्ट इंडिया में आना था, यानी कि जो चीज थी वो कंप्लीटली रिवर्स हो गई थी। पहले जो मार्केट था अब वो सप्लायर बन गया था और जो सप्लायर था अब वो उस चीज का कंज्यूमर बन गया था, यानी कि इंडिया। और इस वजह से जो इंडिया की लोकल इंडस्ट्रीज थी वो हो गई थी डिक्लाइन, बिकॉज जब वहां से उन्हें सस्ते में कपड़े मिल रहे थे तो लोग उन्हीं की तरफ डाइवर्ट हो रहे थे, जिस वजह से इंडियन इंडस्ट्रीज वर डिक्लाइनिंग। तो इसीलिए हम कहते हैं डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ बिकॉज ऑफ ब्रिटिश गुड्स, जिसकी वजह से इंडियन ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज जो थी वो कोलैप्स कर गई, बिकॉज ये लोग खुद अपने हाथों से बनाते थे। तो इस वजह से ये जो टाइम भी बहुत ज्यादा लगता था, मेहनत भी ज्यादा लगती थी और इन चीजों का प्राइस भी ऊपर होता था।
बट जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ वहाँ पर यही सारी चीज़ें बहुत चीप प्राइस में बनने लगी, इंडिया एक्सपोर्ट होने लगी, लोग फिर ऑब्वियसली जहाँ कम पैसों में मिलेगा लोग तो वहीं से लेंगे, तो इस वजह से जो इंडिया की इंडस्ट्रीज थी वो धीरे धीरे कोलैप्स हो गई। नाउ मूविंग टू द थर्ड टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, जो कि है द इंटर वॉर इकोनॉमी। वॉर के टाइम पे इकोनॉमी का क्या हुआ, तो सबसे पहले बात करेंगे अबाउट द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर विच वाज फ्रॉम 1914 टू 1918, यानी कि 4 साल। तो ये ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट था जिसमें बहुत अलग अलग कंट्रीज इन्वॉल्व थी अक्रॉस यूरोप, एशिया, अफ्रीका एंड द पैसिफिक। अब इसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या था, तो सबसे पहले तो जो मिलिट्री एक्सपेंडिचर था वो बहुत ही ज्यादा बढ़ गया था, मैसिवली इंक्रीज हो गया था। इस वजह से अलग अलग कंट्रीज के ऊपर डेट आ गया था और उनकी जो इकोनॉमिक स्टेटस था, इकोनॉमिक कंडीशन थी वो बहुत ही खराब हो गई थी। ब्रिटेन ने बहुत ज्यादा बोरो किया था फ्रॉम यूएस और इसकी वजह से यूएस जो था वो धीरे धीरे ग्लोबल इकोनॉमिक पावर में शिफ्ट हो रहा था, बिकॉज ब्रिटेन जो अभी तक हर चीज में सबसे ऊपर था, नाउ इट वाज बोरोइंग फ्रॉम यूएस। नेक्स्ट, पोस्ट वॉर रिकवरी। तो अलग अलग इकोनॉमिक चैलेंजेस थे जो कि कंट्रीज फेस कर रही थी, जैसे कि इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा हो गया था, अनएम्प्लॉयमेंट था एंड इकोनॉमिक्स इनस्टेबिलिटी थी, लोगों को जॉब नहीं मिल रही थी, चीजें बहुत ज्यादा महंगी हो गई थी। सो इस टाइम पर यूएस एमर्ज एज अ डोमिनेंट इकोनॉमिक पावर। नाउ इसके बाद बिटवीन 1929 एंड 1939 हमें देखने को मिलता है द ग्रेट डिप्रेशन। कॉजेस क्या थे, तो सबसे पहले ओवर प्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री, और इसकी वजह से जो यूएस का स्टॉक मार्केट था वो हो गया था क्रैश इन 1929। इसका इंपैक्ट ग्लोबली भी देखने को मिला, साथ में अलग अलग कंट्रीज के ऊपर भी देखने को मिला। तो सबसे पहले देखेंगे ग्लोबल इंपैक्ट, तो वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक डाउनटर्न हो गया, हर जगह की जो इकोनॉमी थी इस टाइम पर वो फॉल कर रही थी, वो डिक्लाइन कर रही थी। बैंक्स और इंडस्ट्रीज हर जगह कोलैप्स हो गई थी, लोगों के पास नौकरियां नहीं थी, उनके पास कोई जॉब नहीं थी, मैसिव अनएम्प्लॉयमेंट था और सोशल अनरेस्ट था, इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा हो गया था, अलग अलग जगह लोग मर रहे थे, फेमाइज आ रही थी, अलग अलग चीजें इस टाइम पर हो रही थी। बात करें अबाउट इम्पैक्ट ऑन इंडिया, तो इंडिया में भी एग्रीकल्चर जो प्राइसेस थे वो बहुत कम हो गए थे, जिस वजह से फार्मर्स अफेक्ट हो रहे थे, बिकॉज जब उनको पैसे ही नहीं मिलेंगे उतने तो वो टैक्सेस नहीं दे पा रहे थे, रेवेन्यूज कम जनरेट कर पा रहे थे, तो इससे उनको बहुत ज्यादा इशू हो रहे थे। साथ में जो एक्सपोर्ट थे वो बहुत ज्यादा कम हो गए थे, बिकॉज ऑब्वियसली हर कंट्री में इस टाइम पर इकोनॉमिक हार्डशिप चल रही थी, तो इस वजह से एक्सपोर्ट वर वेरी लेस। एंड अनएम्प्लॉयमेंट, जैसा कि ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया कि इस टाइम पर अनएम्प्लॉयमेंट इसकी पीक पर था, हर जगह हमें अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिला। मूविंग फॉरवर्ड, अब हम बात करेंगे अबाउट द रीबिल्डिंग ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमी, कैसे अलग अलग इंस्टीट्यूशंस बनाए गए, अलग अलग प्लानिंग की गई ताकि जो वर्ल्ड इकोनॉमी है ये वापस से रीबिल्ड की जाए आफ्टर द वॉर एरा। ठीक है, तो शुरू करते हैं विद पोस्ट वॉर रिकंस्ट्रक्शन। तो इसमें सबसे पहले पढ़ेंगे अबाउट इकोनॉमिक प्लानिंग। तो जो कंट्रीज थी उन्होंने फोकस किया कि अगर हमें अपनी इकोनॉमी वापस से बिल्ड करनी है, वापस से बढ़िया करनी है, तो सबसे पहले तो हमें स्टेट का इंटरवेंशन अलाउ करना होगा, यानी कि जो स्टेट है, जो वहाँ की गवर्नमेंट है वो भी इंटरफेयर कर पाए, और साथ में हमें प्रॉपर प्लानिंग करनी होगी इसके लिए। सेकंड, उन्होंने अलग अलग इंस्टीट्यूशन स्टैब्लिश किए, जैसे कि IMF जो कि होता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, एंड वर्ल्ड बैंक, ये दोनों क्रिएट किए गए थे। क्यों? ताकि ये प्रोवाइड कर सके फाइनेंशियल असिस्टेंस एंड स्टेबिलिटी, स्पेशली ड्यूरिंग द टाइम ऑफ क्राइसिस। नेक्स्ट, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सिस्टम आया जो कि था द ब्रेटन वुड्स सिस्टम। तो इसकी कॉन्फ्रेंस हुई थी 1944, ये हुई थी इन ब्रेटन वुड्स, न्यू हैम्पशायर इन USA। की आउटकम्स क्या थे इस कॉन्फ्रेंस के, तो सबसे पहले तो जो मेन था वो था कि जो एक्सचेंज रेट्स थी उनको फिक्स करना था, ठीक है, ताकि इस पूरे ही सिस्टम में एक यूनिफॉर्मिटी आ सके। तो उन्होंने क्या किया, जो US डॉलर था उसको उन्होंने फिक्स कर दिया अकॉर्डिंग टू गोल्ड, और जो बाकी की सारी ही करेंसीज थी उनको फिक्स किया अकॉर्डिंग टू डॉलर। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, इससे एक जो एक्सचेंज रेट थी वो फिक्स हो गई, इनस्टेबिलिटी खत्म हो गई। साथ में इट एम टू एंश्योर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एंड प्रिवेंट फ्यूचर डिप्रेशंस। नेक्स्ट, डीकोलोनाइजेशन एंड द राइज ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज। तो जब वॉर खत्म हुआ तो उसके बाद बहुत सारी कंट्रीज थी जो कि इंडिपेंडेंट हो गई थी, जैसे एशियन एंड अफ्रीकन कंट्रीज। तो अब जब ये इंडिपेंडेंट हो गई थी तो ये नए नए नेशंस थे जो कि एमर्ज कर रहे थे, और इसी टाइम पर हुआ था ग्रुप ऑफ 77 फॉर्म, जिसे कहते थे G77। अब ये डेवलपिंग कंट्रीज का एक ग्रुप था और इनकी डिमांड थी एक न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर की, जो कि इंश्योर करेगा फेयर टर्म्स ऑफ ट्रेड एंड डेवलपमेंट असिस्टेंस सारे ही डेवलपिंग कंट्रीज को, यानी कि जो ट्रेड टर्म्स हैं वो फेयर होंगे सारी ही डेवलपिंग कंट्रीज के लिए, जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो उन्हें ओवर पावर नहीं करेंगी, और साथ में ये जो इकोनॉमिक ऑर्डर बनेगा ये उनके डेवलपमेंट में भी हेल्प करेगा। ठीक है, तो ये था द डिमांड ऑफ ग्रुप ऑफ 77। नेक्स्ट, ग्लोबलाइजेशन आफ्टर द 1990s। सो सबसे पहले हुआ कोलैप्स ऑफ ब्रेटन वुड्स सिस्टम, यानी कि जो अर्ली 1970s में सिस्टम आया था जिसमें US डॉलर को फिक्स किया गया था अकॉर्डिंग टू गोल्ड, वो अब US ने अबंडन कर दिया था, और इसकी वजह से जो चीजें, जो एक्सचेंज रेट फिक्स हुई थी अब वो फिर से फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट्स में कन्वर्ट हो गई थी। नेक्स्ट, क्योंकि अब ग्लोबलाइजेशन बहुत अच्छे से हो रहा था तो हमें बहुत सारे MNCs देखने को मिली, यानी कि मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन। ये कंपनीज थी जो कि ऑपरेट कर रही थी अलग अलग डिफरेंट कंट्रीज में, और साथ में इन्फ्लुएंस कर रही थी ग्लोबल ट्रेड एंड इकोनॉमीज। ठीक है, तो ये हमने देख लिया अबाउट MNCs। देन टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट बहुत ज्यादा था इस टाइम पीरियड में, अलग अलग इनोवेशंस हो रहे थे कम्युनिकेशन में, ट्रांसपोर्टेशन में, जिस वजह से जो ग्लोबल इंटरेक्शन था वो और बेटर हो रहा था और फास्ट हो रहा था। एंड लास्ट, इकोनॉमिक लिबरेशन, जैसे कि इंडिया और बहुत अलग अलग कंट्रीज जिन्होंने पॉलिसीज अडॉप्ट की जो कि प्रमोट कर रही थी फ्री ट्रेड एंड रिड्यूस्ड स्टेट इंटरवेंशन, यानी कि जो स्टेट का इंटरफेरेंस है वो कम हो और फ्री ट्रेड हो, बिकॉज ऑफ विच अलग अलग कंट्रीज आपकी कंट्री के साथ आके ट्रेड करेंगी तो ज्यादा ग्लोबलाइजेशन होगा, ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। ठीक है, अब देखो चैप्टर तो हमने कर लिया, अब जल्दी से हम देखेंगे इंपॉर्टेंट की टर्म्स और लास्ट में डिस्कस करेंगे कंक्लूजन। सबसे पहले ग्लोबलाइजेशन, तो ये क्या होता है, ये होता है इंटीग्रेशन ऑफ इकोनॉमी, सोसाइटीज एंड कल्चर्स थ्रू अ ग्लोबल नेटवर्क। सिल्क रूट, तो ये एक एशियन ट्रेड रूट था जो कि कनेक्ट करता था एशिया को विद यूरोप एंड अफ्रीका। इसके थ्रू गुड्स भी ट्रांसफर होते थे, और साथ में हमने देखा कि कैसे जो कल्चर था दैट वाज आल्सो बीइंग ट्रांसफर्ड। नेक्स्ट, कॉर्न लॉ, तो दिस वाज अ ब्रिटिश लॉ दैट इम्पोज्ड रेस्ट्रिक्शन ऑन इंपोर्ट ऑफ ग्रेन्स, ताकि
जो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स हैं उनको प्रोटेक्ट किया जा सके। नेक्स्ट, रिंडरपेस्ट, तो ये एक डेडली कैटल डिसीज की जो कि हमें देखने को मिली इन अफ्रीका, जिसकी वजह से लाइव स्टॉक इन अफ्रीका वाज डिवास्टेटेड। नेक्स्ट, इंडेंजर्ड लेबर, तो ये एक ऐसा सिस्टम था वेयर द वर्कर्स वर कॉन्ट्रैक्टेड टू वर्क फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, स्पेसिफिक पीरियड होता था और इसके एक्सचेंज में उन्हें मिलता था पैसेज टू न्यू लैंड्स, यानी कि वो नई नई जगह नए कंट्रीज पर जा पाते थे। नेक्स्ट, व्हाट डू वी कंक्लूड, तो सबसे पहले ब्रेटन वुड्स सिस्टम, तो ये एक इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम था जो एस्टैब्लिश हुआ था इन 1944 टू इंश्योर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, ठीक। और साथ में NIEO यानी कि न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर, तो ये किसकी डिमांड थी, ये डिमांड थी ऑफ द ग्रुप ऑफ 77। इट वाज अ सेट ऑफ प्रपोजल बाय डेवलपिंग कंट्रीज टू प्रमोट देयर इंटरेस्ट इन ग्लोबल इकोनॉमी, यानी कि जो ग्लोबल इकोनॉमी है उसमें उनका इंटरेस्ट प्रमोट हो, जो ट्रेड है उसके जो रूल्स हैं वो सारे ही फेयर हों, ठीक। Next, finally, what do we conclude? That the making of global world is a complex process and it is influenced by various factors over centuries. जो ग्लोबलाइजेशन हुआ वो एक दिन या कुछ सालों का प्रोसेस नहीं है, ये ओवर द सेंचुरीज हुआ है और इसमें बहुत अलग अलग रीजंस, अलग अलग कॉजेज हैं जिन्होंने अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। नेक्स्ट, अंडरस्टैंडिंग दिस हिस्ट्री प्रोवाइड्स इंसाइट इनटू करंट ग्लोबल इकोनॉमिक एंड सोशल डायनामिक्स, यानी कि जब हम ये हिस्ट्री समझते हैं तो हम अभी का प्रेजेंट सिनेरियो भी अच्छे से समझ पाते हैं इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक्स एंड सोशल डायनामिक्स। सो विद दिस हमारा ये चैप्टर होता है खत्म। अगर आपको कहीं भी कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। साथ में लेक्चर कैसा लगा ये बताना बिल्कुल मत भूलना। अब मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, पढ़ाई करते रहो।